अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। जुमेरात का रोज़ एंड ऑफ कोर्स चंद दिन दूर है अब रमज़ान मुबारक का महीना। पूरे ही पाकिस्तान में, पूरी मुस्लिम उम्मा में ज़ोर शोर से तैयारियां जारी हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द अब रमज़ान की ये सातें हमारे करीब होंगी, रोज़े होंगे, इफ्तार होगी, इबादतों का सिलसिला चलेगा और ख़ास तौर पर यह भी कि हर दिल में कोई ख़ास दुआ, कोई ख़ास इल्तिजा अल्लाह ताला के लिए ज़रूर है। वैसे तो हम कहते हैं कि ये वो महीना है जब कोई दुआ रद्द नहीं होती, और वैसे भी जब भी दुआ की जाए इसी जज्बे के साथ, इसी नीयत के साथ और इसी इस फ़िलॉसफ़ी के साथ करनी चाहिए कि ये रद्द नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला इसका अजर हमें ज़रूर मिलेगा। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान के महीनों में ये जो सिलसिला है ये बढ़ता चला जाता है और हम अपने इर्द गिर्द भी अगर देखें तो लोगों को बार बार तरगीब दी जाती है कि अपनी इस्लाह करें। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं कर पाते तो कई लोग ये रिज़ॉल्व करते हैं, ये तहिया करते हैं कि जी ये जो मस्बत तब्दीली आएगी इसको हम साल भर तक, ज़िंदगी भर तक अपने साथ लेकर चलेंगे। आपको बताते चलें कि हमारी जो खुसूसी ट्रांसमिशन है आज नेटवर्क की, जो आप देख पाएंगे आज न्यूज़ पे आपका हमारा साथ रहेगा दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक। और ये वो वक्त होता है जो पीक होता है जी आपके लिए बर्दाश्त का भी। और आज हमने सोचा कि ज़रा बर्दाश्त के बारे में बात भी की जाए। लेकिन बारान रहमत जो ट्रांसमिशन की हमारी थीम है, मुझे लगता है कि बड़ी ही खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी और बहुत ही मीठी बात है कि हम अपने इर्द गिर्द जब बात करते हैं इन रहमतों, इन बरकतों को समेटने की, तो अल्लाह ताला वैसे तो जब भी बारिश आती है तो हम कहते हैं कि अल्लाह की रहमत बरस रही है, लेकिन खुसूसी तौर पे इस महीने में हम महसूस कर पाते हैं कि यहाँ दिल से बात निकलती नहीं है कि उसका कोई ना कोई वसीला अल्लाह ताला बना देता है। और ये इत्मीनान हमारे दिल में होता है कि बस एक डायरेक्ट हॉटलाइन मिल गई है अल्लाह मियाँ से। तो यकीनन हमारी ख्वाहिश यही है कि आपके हमारे इस साथ में हम इसी तरह के सब्जेक्ट्स को आपके सामने लेके आएँ जो रमज़ान भर की हमारे यहाँ रिवायती अंदाज में हम उसको मनाते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं, वो चीज़ें भी आपके सामने लेके आएँ। जो पकवान बड़े खुसूसी तौर पे बनाए जाते हैं उसका जिक्र हो। इसके अलावा जो थीम है द स्पिरिट ऑफ रमज़ान, जो कि सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए, उसका भी जिक्र हो। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जी हमारे इस खुसूसी ट्रांसमिशन की 1 बजे से 4 बजे तक की प्रमोशन। आपने हमारे साथ रहना है और पीर से ऑनवर्ड्स यानी मंडे ऑनवर्ड्स आपकी हमारी मुलाकात दोपहर 1 बजे होगी। लेट्स टेक अ लुक एट आवर स्पेशल प्रोमो एंड मैसेज फॉर रमज़ान। खुदा से इश्क दिलों को करार देता है, दीन तो दीन दुनिया भी सवार देता है। ये माहे इबादत है। रमज़ान में हमें कुरान मिला, 27वीं शब को पाकिस्तान मिला। दहलीज़ पे हर घर की सब्र, शुक्र, अल्लाह पे ईमान, हकीकत में यही है रमज़ान। बारान रहमत रमज़ान, रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन मेरे यानी सिद्रा इकबाल के साथ। जी जनाब, बारान रहमत आपका हमारा साथ हर दोपहर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक रमज़ान मुबारक के महीने में बहुत ही ख़ास तरतीब दिए हुए आपके लिए सेगमेंट्स लेके आ रहे हैं, तो आपका हमारा साथ रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और फिर आज पाकिस्तान को आगे बढ़ाते हैं। साथ रहिए हमारे। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बहुत ही कम दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक में और जिस तरह के बहुत सारे कॉमन जुमले हम सुनते हैं उसमें से एक ये होता है कि जी क्या रोज़ा है तुम्हारा, अच्छा लग रहा है। और इससे मुराद होती है कि ज़रा चेहरा थोड़ा कुमलाया कुमलाया सा है, थकन महसूस हो रही है, या फिर हो सकता है आपके मिजाज में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक तरह से हमने बना ही ली हैं कि जी रोज़ा रखा होगा तो ऐसा तो आप महसूस करेंगे ही। लेकिन इसके बारे में बात करने के लिए और ख़ुसूसन आपके रोज़े को थोड़ा और कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या टिप्स हो सकती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी उमर राहील, ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, हर्बलिस्ट भी हैं और इसके अलावा बड़ी आसान सी, बड़े इंटरेस्टिंग इनके पास टिप्स होती हैं जिसका आप भी इस्तेमाल करके अपने दिन को, अपने रोज़े को आसान बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर राहील, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं, शुरुआत से बिल्कुल शुरू करते हैं। सहरी, हमें ये तो पता है कि कई लोग कहते हैं कि जी इफ्तारी में हम थक भी जाते हैं, पकौड़े अवॉइड करें, बाकी चीज़ें करें, लेकिन व्हाट अबाउट सहरी? सहरी में क्या ऐसी चीज़ खाई जाए जो ज़रा हमारे एनर्जी लेवल्स को सही रखे?
सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है जो रमज़ान के हवाले से होती है वो होता है कि जैसे आपने कहा कि चेहरा कुमलाया हुआ लगता है, मुरझाया हुआ लगता है, देखते ही पता चल जाता है कि जी आपका रोज़ा है। हाँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के ये फील नहीं आनी चाहिए। रोज़े में तो ज़्यादा पुरनूर और फ्रेश होना चाहिए। और अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा है और आपने अच्छी हाई फाइबर डाइट ली है तो आपको कभी भी कमज़ोरी नहीं होगी। सही। होता क्या है कि हमें होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कर लें, लाइक फूड खा रहे होते हैं, पराठे खा रहे होते हैं या बहुत स्पाइसी सालन होते हैं या अचार खा रहे होते हैं। वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर स्टे कम करती हैं और आपकी बॉडी से जो है ना, जिससे पसीना ज़्यादा आता है, नमक की वजह से पसीना निकलता ज़्यादा है और आपके पानी का जो बॉडी का जो हाइड्रेशन लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। अगर एक सिंपल सी टिप दी जाए कि अगर आपकी ग़िज़ा में नमक की मिकदार ज़्यादा है, ज़्यादा नमकीन, तीखा, मिर्चों वाला खाना आप पसंद कर रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करता है और जाहिर सी बात है रोज़े में आप काफ़ी घंटे पानी नहीं पी पाते। लेकिन मिराइला, आपने अक्सर सुना होगा लोग कहते हैं कि जी रोज़ा वैसे महसूस नहीं हुआ, मुझे भूख नहीं लगी, मुझे सिर्फ प्यास लगी। प्यास लगने की जैसे भी यही बात हो रही कि अगर सॉल्ट का, सोडियम का इंटेक कम कर देते हैं तो हाइड्रेशन लेवल बढ़ा रहता है। सही। पसीना कम आएगा, पानी जो आपने पिया है वो आपका पास आउट कम होगा, पसीने के थ्रू गर्मी है, पसीना ज़्यादा आ रहा होता है। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि हम खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं बानिस्बत वो चीज़ें देखने के जिसमें वाटर परसेंटेज ज़्यादा होती है। लाइक आपने पानी तो ज़्यादा पी लिया है, फ्रूट्स में भी, फ्रूट्स है, लाइक जैसे आपका वाटरमेलन, तरबूज है, तरबूज का खाना बहुत अच्छा है सहरी में। 95% वाटर है और उसमें फाइबर भी मौजूद है जो कि काफ़ी लॉन्ग टाइम्स के लिए, आवर्स के लिए आपकी बॉडी में स्टे करता है, तो आपको प्यास की शिद्दत कम महसूस होती है। बट शर्त क्या है, रखा हुआ नहीं होना चाहिए, फ्रेश कटा हुआ होना चाहिए, यानी कि 2 दिन से फ्रिज में रखा है और नरम हो गया और फिर आप खा रहे हैं तो वो फिर आपके लिए मसला आ जाएगा। सेकेंड चीज़, दही, योगर्ट का जो इस्तेमाल है वो 85% वाटर कंटेन करता है। अगर इसे कि पानी आप कितना पिएंगे, आप सहरी में जो है 2 गिलास पी लेंगे, 3 गिलास पी लेंगे, आप सिर्फ पानी नहीं पी सकते, आपको कुछ ना कुछ खाना होता है। तो फाइबर का अपने कंटेंट बढ़ाना है, फ्रूट्स आपने रख लीजिए, सहरी में जो भी आप अपना तैयार कर रहे हैं उसमें आपने पानी रखा है, ठंडा पानी होना चाहिए, जूसेस जो है वो ठंडे होने चाहिए, गर्म आपकी चीज़ें कम होनी चाहिए। यानी तासीर की भी आप बात करें, तासीर के अलावा भी और आइस वाटर जिसे कहते हैं, और स्कंजबीन वगैरह भी आप इसमें बिल्कुल कर सकते हैं, वो इफ्तार के लिए ज़्यादा अच्छी है। बिल्कुल सही। अच्छा, इफ्तार के हवाले से हम ये भी बात यहाँ पे करना चाहेंगे कि पूरा दिन, ये बड़ी अहम टिप है, जब ये फ्रूट्स का यहाँ पे जिक्र कर रही हैं, आपकी बॉडी में नमकियात की या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हुई है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि जब आपकी बॉडी में ऑलरेडी नमकियात की कमी हो और आप पानी पिएं तो आपकी बॉडी में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स को वो मज़ीद डाइल्यूट करता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इफ्तार के वक्त आप खजूर ज़रूर खाएं, आप नमक का इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत, इफ्तार के वक्त आपको ज़रूरी होता है। और आप अगर पानी के बजाय अगर आप शरबत पिएंगे तो दैट विल, वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स को, आपकी नमकियात को जो बॉडी की है उसको, शरबत का मतलब शरबत होता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं है। हाँ, ये अच्छा, ये काफ़ी नुकसानदेह भी हो सकता है अगर आप रोज़े की हालत में या फास्टिंग से हैं और उसके बाद आपने पहली 30 दी कार्बोनेटेड ड्रिंक ली, तो उससे क्या यानी बॉडी में असर पड़ता है, तेजाबियत बढ़ेगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिर एकदम से आपको लगेगा आपका सर भारी हो गया है, आपको ब्लोट आपकी बॉडी करने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेंगे और फिर आप कुछ मज़ीद नहीं खा सकते। खजूर से रोज़ा जो खोलना है वो एक सुन्नत तो है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि उसमें शुगर भी है और वो आपको एकदम से इंटेंस लाइक एनर्जी दे रहा होता है। मुझे ये बताएं कि हमारा आम तौर पे जैसे दिन होता है पाकिस्तान में, चाय का, कॉफ़ी का इस्तेमाल बहुत है, यानी इसमें जो चीज़ मुझे एडिक्टिव लगती है वो ऑफकोर्स हमारी कैफीन है। बिल्कुल। तो रोज़े में जहाँ बात भूख की, प्यास की हो रही है, सबसे ज़्यादा जो कमी महसूस होती है ना शिद्दत से, वो चाय है। अभी आप जिक्र कर रही थी कि इफ्तार में कुछ ठंडे मशरूबात पिए, लोगों को, मुझे भी फर्स्ट थिंग आई वांट इज चाय, क्योंकि पूरा दिन से उसकी तलब होता है। लेकिन आपने रोज़ा इफ्तार कर लिया है, खजूर के साथ, शरबत के साथ, थोड़ा सा फ्रूट्स आपने खा लिए, फिर आप चाय पे चले जाइए। रोज़ा आप चाय के साथ इफ्तार नहीं कर सकते, एकदम से गर्म चीज़ आप नहीं पिएंगे और कैफीन जो है उसका इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। चाय आप ज़रूर पी सकते हैं, चाय का इतना नुकसान है जितना कि आपका कॉफ़ी का होगा। अच्छा, इतनी बड़ी ये एक डिल्यूजन है, हमें ऐसा लगता है कि हम जी आधा दर्जन पकौड़े और समोसे खा लें और उसके बाद जैसे ही हम चाय पिएंगे तो सब कुछ लेवल हो जाएगा, जैसे बड़ी आसानी से हम उसको हजम कर। ये हमारा मिसकॉन्सेप्ट क्यों है? एक्चुअली हम समझ रहे हैं हमने कुछ खाया ही नहीं है। हाँ। लेकिन होता क्या है, जब आपके पास कोई आ रहा होता है या आप ट्रीटमेंट कर रहे होते पेशेंट का, उससे डिस्कस कर रहे हो तो वो कहते हैं जी हम तो कुछ खाते ही नहीं। जब वो अपने लिस्ट बनाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो इतनी लंबी लिस्ट होती है, उसमें सब कुछ आ जाता है। सही। बट उनको लगता है कि बहुत कम खा रहे हैं।
पकौड़े भी खाने से, कि रमज़ान एक ही दफ़ा आता है साल में, आप जो भी चीज़ खा रहे हैं उसको आपने चेक करना है कि आप खा क्या रहे हैं, आप डाइजेस्ट आप कितना कर सकते हैं। अच्छा, एक आपने इसमें दो चीज़ों का जिक्र आ गया, एक तो एतदाल, यानी आप पकौड़े खाएं, पकौड़ों का प्लेटर ना खा जाए, बिल्कुल, तो उसमें आपको खुद ही अपना पोर्शन कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि वाकई हम सबको स्नैकिंग की इतनी बुरी आदत है कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो पता चलता है कि दिन में किस किस वक्त क्या क्या खा रहे होते हैं। जब आपको पहले 2-3 रोज़ों में पता चलेगा ना कि ये तो भाई शायद मेरा चिप्स खाने का वक्त था, या इस वक्त मैं थोड़े से निब्बल करने के लिए नट्स ले लेती थी, बिस्किट्स खा लेती थी, जब वो चीज़ें कट डाउन होती है तो पता चलता है कि क्या क्या खाया जा रहा है। ट्रेनिंग इतनी होती है, फिर आप जैसे इफ्तार होती है आपने हर चीज़ को चखना होता है। एग्जैक्टली, तो फिर वो ओवर ईटिंग हो जाती है। हाँ जी, आप क्या कहेंगी वैसे ख़वातीन को भी, एक तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी थोड़ा सा मामला आ जाता है कि इफ्तार में कितने आइटम्स बनाने चाहिए? देखिए, हर किसी का घर का अलग सिस्टम होता है। सही। आप ख़वातीन अगर अच्छी मैनेजमेंट के साथ काम करती हैं तो आप बेतहाशा चीज़ें बना सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन हेल्दी फूड होना चाहिए। हेल्दी फूड का मतलब ये नहीं कि आप पकौड़ा नहीं रखें या समोसा नहीं रखें। जो भी चीज़ आप घर में बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके घर के बने हुए रोल हैं, समोसे हैं, हर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, बट फ्रूट ज़रूर होना चाहिए। आपके इफ्तार में फ्रूट्स जो है लाजमी होने चाहिए। जूसेस में जो है फ्रेश जूसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लस्सी हो सकती है, फ्रेश फ्रूट जूसेस हो सकते हैं, शरबत कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपने बार्ले वाटर, मतलब जौ का पानी बना के रख सकते हैं, सत्तू बना के रख सकते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके इफ्तार में होनी चाहिए और घर में बड़े आराम से बन जाती हैं। कुछ भी नहीं तो खरबूजे का या तरबूज का शरबत बना के रख लें, तो वो आपको प्यास की शिद्दत भी कम होगी, आपको एनर्जी भी आएगी और आपको एक बड़ा रिफ्रेश सा फील भी होगा। आपको बताते चलें कि हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, बल्कि उमर राहील के साथ हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें प्लान की हुई हैं, ना सिर्फ सहरी के बारे में, आपकी इफ्तार के बारे में, हेल्थ से रिलेटेड मगर ब्यूटी से भी रिलेटेड। क्या वो कुछ है, छोटे छोटे हैक्स हैं, टिप्स हैं जो आप पूरा महीना इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ईद पे ज़रा मुख्तलिफ ही नज़र आएँ और लोग कहें जी वाह क्या नूर आया है रमज़ान का। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स आप हमारी ट्रांसमिशन देखेंगे फ्रॉम 1 PM to 4 PM। अभी तो जी आज के प्रोग्राम की शुरुआत है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, जो आप रोज़ाना बराह रास्त देखते हैं हमारे कराची स्टूडियो से। कराची को रोशनियों का शहर कहा जाता है, लेकिन माजी करीब में इसकी वजह शोहरत यहाँ के हालात बन गए थे, जिसके बारे में कहा जाता था कि जी स्ट्रीट क्राइम यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। और एक वक्त तो ऐसा था कि जो इंटरनेशनल मैगजीन्स थे उसने इसको दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंजरस सिटीज़ में शुमार करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हालात में बेहतरी आती है, जब रैंकिंग बेहतर होती है, तो ऐसा लगता है कि उसकी खबर ही नहीं बनती। जिस तरह के कहा जाता है कि गुड न्यूज़ डज नॉट मेक ग्रेट न्यूज़, लोग उसके बारे में बात ही नहीं करते। ज़रा कुछ तहलके वाली खबर हो, जिसमें कुछ बुराई हो रही हो, कुछ नेगेटिविटी हो, तब वो जाके बनती है बड़ी खबर। तो हमने सोचा ज़रा अच्छी खबर को भी इसमें शामिल किया जाए। हाल ही में DG ISPR ने एक ट्वीट किया जिसमें एक दफ़ा फिर इस बात पे इशारा दिया गया, नज़र डाली गई कि अब कराची के हालात कदरे बेहतर हैं। आपको बताते चलें कि अगर मैं इसको नंबर्स के हिसाब से देखती हूँ तो 2012 से लेके 2016 तक छठा सबसे ज़्यादा डेंजरस सिटी का रुतबा इसको मिल चुका था। लेकिन आज अगर हम इंटरनेशनली इसके नंबर्स की तरफ देखते हैं तो 70वें नंबर पे ये आ गया है, यानी 70th रैंकिंग हो गई है इन टर्म्स ऑफ क्राइम। तो कहाँ छठा नंबर और कहाँ 70वां नंबर, तो ये बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे अगर आप डेली हालात की बात करें तो कराची वाले अपने आप को काफ़ी हद तक महसूस फील करते हैं। जो मोबाइल स्नैचिंग का मामला था, गाड़ियों की स्नैचिंग का मामला था या किडनैपिंग के इश्यूज थे, वो कदरे कम हो चुके हैं। अब इसका सहरा किसके सर बदता है, इस पर जरा बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो जी PTI ने हुकूमत में आने से पहले वादा किया था कि हमारा फोकस कराची पे होगा, लेकिन सिंध में आप ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, तो इस वक्त जो कराची के हालात बेहतर हुए हैं, इसका सहरा आप किसके सर बांधते हैं? किसकी वजह से अब कराची के क्राइम रेट में कमी आई है? जो नेशनल एक्शन प्लान बना था, ये उसके पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू हुई है। जब हमने ये फैसला कर लिया कि हम अपनी सरजमीन पे टेररिस्ट को ऑपरेट नहीं करने देंगे, और हमने ये फैसला किया कि जो इन चीज़ों में मुलव्विस हैं
उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और साथ साथ स्पीडी तौर पे उनकी ट्रायल्स होंगी। तो लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि क्राइम डज नॉट पे। पहले यहाँ सूरत हाल ये हो गई थी कि ये एक किस्म का पेशा बन गया था कि लोगों ने इसको इख्तियार कर लिया था दौलत कमाने के लिए। भत्ता लेना कोई बुरी बात नहीं थी, वो हल्के हल्के बढ़ के वबा और मर्ज बन गई थी। जो कहानियाँ आई हैं वो इतनी ख़तरनाक थी कि लोगों ने 20-25 हज़ार रुपए लेके लोगों को कत्ल कर दिया। हर पार्टी ने अपने अंदर जो है वो तकरीबन एक गैंग बना लिया था जो इसी काम के लिए था। इस शहर के अंदर क्रिमिनल पकड़ा नहीं जाता था और उससे बड़ी जो थी जो पकड़ा जाता था उसके अंदर कन्विक्शन रेट जो था वो इतना पुअर था कि 6% हो, 7% कन्विक्शन रेट से कभी ज़्यादा नहीं था। फिर जजेस जो थे वो प्रोटेक्टेड नहीं थे। आपके थे तो कोर्ट तो बने हुए, न विटनेसेस प्रोटेक्टेड है न जजेस प्रोटेक्टेड है। कोई फैसला देने को तैयार नहीं है, इसलिए कि ये जो क्रिमिनल्स थे ये उनके ख़ानदानों तक पहुंच जाते थे, उन तक पहुंच जाते थे और फिर उनको वो जो तड़ी लगाते थे कि तुमने अगर हमारे ख़िलाफ़ फैसला दिया तो तुम्हारे बच्चों को ये कर देंगे, तुम्हें ये कर देंगे। और ये किया भी उन्होंने, सिर्फ ये नहीं कि कहने की हद तक, उन्हें करके दिखाया कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी। इट वॉज ओनली आफ्टर वी गॉट गोइंग ऑन द नेशनल एक्शन प्लान, मिलिट्री कोर्ट्स की इंटरवेंशन की, वहाँ सज़ाएँ हुई, उसकी एग्जीक्यूशन हुई। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो 2 साल मौका मिला उसको ज़ाया किया गया। उसके अंदर सिविलियन सेटअप के अंदर जो लेजिस्लेशन आनी थी विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की नहीं आई, जो जजेस को प्रोटेक्शन देना था वो नहीं आया, जो स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स या मॉडल कोर्ट्स इस्टेब्लिश होने थे वो नहीं हुए। उसकी वजह से आज 2 साल के बाद हमें फिर एक नापसंदीदा किस्म का फैसला करना पड़ रहा है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट्स की हमने एक्सटेंशन नहीं दी तो हम दोबारा कहीं एबेसिस की तरफ नहीं चले जाएं, यानी खाई में ना गिर जाएं दोबारा। ये बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया करके नहीं कहूँगा, कीमती जानों ने अपने इस वतन के ऊपर नजराना पेश किया है। हमने ये अमन जो हासिल हुआ है, इस शहर की जो ये फिगर्स बेहतर हुई हैं, ये कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे लोगों ने जाने दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। तो अगर हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो क्राइम्स रिपोर्ट होते थे उसमें कमी आई है, नंबर्स भी हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं, आपके पास भी मुख्तलिफ एस्टिमेट्स पहुंचे होंगे, क्या वजह है कि मीडिया इसको उस तरह हाईलाइट नहीं कर रहा जिस तरह के करना चाहिए? जो परसेप्शन ना सिर्फ बैरून मुल्क में बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में कराची का बनाया गया था, बड़ा नेगेटिव सा इमेज बनाया गया था, उसको बेहतर बनाने के लिए काम नहीं किया जा रहा, इसकी क्या वजह है? पार्टली बात आप जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, पार्टली दुरुस्त नहीं है। सीरियस क्राइम जो है यानी मर्डर, रैंसम फॉर किडनैपिंग, इनमें कमी आई है, लेकिन स्मॉल क्राइम्स के अंदर वो खातिर खा कमी नहीं आई है। कौन से क्राइम्स की बात कर रहा हूँ? फोन स्नैचिंग, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, कार स्नैचिंग, इनमें खातिर खा कमी नहीं आई। उसकी वजह अभी भी आइडेंटिफाई कई दफ़ा हो चुकी हैं, आज आपके लिए फिर कर देते हैं। पॉलिटिसाइज्ड पुलिस फोर्स, जब तक पुलिस फोर्स प्रोफेशनल नहीं होगी, पॉलिटिकल इंटरवेंशन नहीं ख़त्म होगी, उस वक्त तक एक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स भी नहीं आएगी, और जब तक अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ ये सबकी नाकामी है। शहर कराची में अगर रेंजर्स नज़र आते हैं तो इसमें सबकी नाकामी है। जैसे कि रेंजर्स जो हैं वो एक आते हैं टू इम्प्रूव अ सिचुएशन फॉर अ शॉर्ट टर्म। जब किसी शहर के अंदर रेंजर 30-30 साल रहने लगते हैं तो रेंजर्स जो हैं एक्चुअली पुलिस ही हो जाते हैं विद डिफरेंट पावर्स, और उसकी वजह से रेंजर्स के अंदर भी खराबियां आने लगती हैं जो पुलिस के अंदर आती हैं। करप्शन वहाँ भी क्रीप करने लगती है और मसाइल बढ़ने लगते हैं। रेंजर्स आई थी
कराची की पुलिस फोर्स को सपोर्ट करने के लिए, कराची की पुलिस फोर्स को इम्प्रूव करने के लिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वाइल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज इम्प्रूव्ड, जब आप रेंजर्स को ज़्यादा पावर देते हैं, लेकिन कराची की पुलिस फोर्स में वो इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके जो उनको एज अ टास्क लेना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ कि सिंध की रेंजर्स को, पाकिस्तान आर्मी के रेंजर्स को, पाकिस्तान आर्मी को खुद को पुलिस की ट्रेनिंग, पुलिस के प्रोसेसेस को बेहतर करने के लिए बाकायदा टास्क फोर्सेस इस्टेब्लिश होनी चाहिए, और जो सियासतदान हैं उनको ख़ासतौर पे हुकूमत वक्त को पुलिस को डीपोलिटिसाइज कैसे किया जाए उस पर बड़ी तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आखिर में सबसे बड़ा चीज़ है क्राइम की रिकॉर्ड कीपिंग और उसकी अकाउंटेबिलिटी, इससे कि इस मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पे इस सूबे के अंदर और ख़ास तौर पे इस शहर के अंदर बहुत सारे क्राइम तो रिपोर्ट ही नहीं होते, इससे कि प्रोसेस इतना कम्बरसम है कि लोग कहते हैं जाओ यार, फ़ोन तो जाना था चला गया, अब जाके बता के अपने 4 घंटे क्यों ख़राब किए जाए। हाँ, मोटरसाइकिल गाड़ी जिसमें उन्हें डर होता है कि ये किसी और क्राइम में इन्वॉल्व हो जाए तो वो हो जाए, लेकिन जब से फ़ोन भी क्राइम में आने लगे तो लोग उसके बारे में कॉशियस हो गए। लेकिन द प्रोसेस शुड बी फैसिलिटेटेड। ये कंप्लेंट्स जो हैं ये कंप्यूटर के ज़रिए वाया ईमेल रजिस्टर हो जानी चाहिए। फिरदौस साहब, सवाल ये भी पैदा होता है कि जब वही फोर्सेस काम करें, यानी रेंजर्स पहले भी यहाँ पे मौजूद थी, पुलिस की अगर बात की जाए, पुलिस की कारकर्दगी अगर बेहतर हुई है, तो जो रिफॉर्म्स का आप जिक्र किया करते थे वो रिफॉर्म्स तो अभी तक फिर भी नहीं हुए, तो क्या ऐसे इंसेंटिव्स थे, क्या वजूहात बनी कि चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा रही हैं, और इससे हम सीख क्या सकते हैं? क्या अब आप ये कहेंगे कि पुलिस रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है? मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा। पहले सिर्फ देखिए, बात यह है कि इंटरवेंशंस, हर इंटरवेंशन का इम्पैक्ट हुआ है। पहला इंटरवेंशन ये हुआ है जिसको मैं समझता हूँ मिलिट्री कोर्ट्स का इंटरवेंशन था, उसका इम्पैक्ट आया है। दूसरा इंटरवेंशन ये है कि कुछ अरसे के लिए रेंजर्स को जो है पुलिस की पावर्स दी गई, जिसमें अरेस्ट करना और वो शामिल था, उससे इम्प्रूवमेंट हुआ। तीसरा ये है कि पुलिस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट आया। मैं ये कहूँ कि बिल्कुल नहीं आया, वो नहीं है दुरुस्त, लेकिन खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं आया। चौथी चीज़ जहाँ बिल्कुल कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया वो हमारे ट्रायल एंड प्रोसिक्यूशन सिस्टम है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। पांचवी चीज़ जिसके अंदर मैं समझते हैं कि वो खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं आया, वो क्राइम रिपोर्टिंग पे नहीं आया। छठी चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि बिल्कुल में इम्प्रूवमेंट नहीं आया, वो ये है कि रेंजर्स को विड्रॉ करने के लिए कोई प्लान अभी तक सामने नहीं आया। रेंजर्स 30 साल से शहर कराची के अंदर है। देयर इज अ ह्यूज कॉस्ट विच इज पेड बाय द टैक्स पेयर फॉर देम बीइंग हियर। इट इज टाइम दैट दे आर रिप्लेस्ड बाय द पुलिस। रेंजर्स का होना किस शहर के लिए अच्छी बात नहीं है। कहीं कोई फॉरनर आता है और वो जब देखता है कि इस शहर के अंदर लोग बंदूकें लिए कैसे घूम रहे हैं, वो लगता है कि यहाँ मिलिट्री रूल है, जबकि यहाँ मिलिट्री रूल नहीं है, यहाँ सिविलियन रूल है। उस सिविलियन रूल के लिए बेहतर ये है कि ये पुलिस फोर्स जो है, सिविलियन फोर्सेस जो हैं और सिविलियन लॉ मेंटेनिंग फोर्सेस जो है, उनको एम्पावर किया जाए और वो नज़र आने चाहिए। आखिर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जो मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे अगर स्ट्रीट क्राइम को भी देखा जाए तो 2 हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ गिरोह हैं जो काम कर रहे हैं, फिर माफियाज का भी जिक्र किया जाता है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि ओवरऑल पीस बिल्डिंग स्ट्रैटेजी क्या है कराची शहर के लिए? जिस तरह देखिए, हमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना, क्राइम पेस के लिए क्या होता है, मोबाइल फ़ोन चोरी होता है, मोटरसाइकिल चोरियाँ होती हैं, वो किधर जाती हैं? वो चोरी होकर पार्ट्स बन के बिक जाती हैं। तो अगर ये पार्ट्स के मार्केट के ऊपर कंट्रोल आए कि इस किस्म के लूज पार्ट्स भी जिनको वो नहीं दिखा सकते कहाँ से ख़रीदे हैं, अगर मोबाइल का इंपोर्ट का बिल नहीं है वो कन्फिस्केट हो जाना चाहिए। सेकंड फ़ोन की सेल के लिए कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए जहाँ से अप्रूवल पहले लेनी चाहिए कि ये सेकंड फ़ोन का किसी चोरी में नहीं इन्वॉल्व रहा है, ये रिपोर्टेड क्राइम में नहीं है। जब उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट साथ लगा हुआ हो तब उसको कोई शॉप खरीद सकती है या उसके ऊपर मार्केटिंग कर सकती है। हमें बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने जिससे ये जो 2 नंबरी काम होता है इस शहर के अंदर वो ख़त्म हो जाए, कि लोगों के लिए दिक्कत हो जाए। ये पूरा कभी भी ख़त्म नहीं होगा, दुनिया भर में ये काम चलते, मैं इस पर भी यकीन रखता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ बिला रुकावट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ जैसे फॉरेन एक्सचेंज, दुनिया में कहीं आप फॉरेन एक्सचेंज बेच नहीं सकते, ख़रीद नहीं सकते बग़ैर पासपोर्ट के, अपने NIC को कुछ दिखा के, बग़ैर रसीद के, बग़ैर रजिस्टर के। यहाँ आप जितने चाहें पैसे ख़रीद लें, पैसा होना चाहिए, वो कन्वर्ट कर देंगे, रेट एग्री करना चाहिए। फिर
देखिए इस शहर में एक और जिस चीज़ की तरफ आप मुझसे सवाल पूछ रही थी कि सेक्टेरियन क्राइम्स के बारे में क्या है, ये सेक्टेरियन क्राइम्स आर स्टिल प्रिवेलेंट। वो सिर्फ कम और ज़्यादा होते जाते हैं लेकिन हैं प्रिवेलेंट। अंडरलाइंग करंट्स हैं इस माशरे के अंदर। वो अंडरलाइंग करंट्स क्या है? टॉलरेंस लेवल नहीं है। टॉलरेंस लेवल क्यों नहीं है? इससे कि हम माशरे के अंदर लिबरलिज्म की बात नहीं करते, हम शिद्दत पसंदी की बात करते हैं, हम एक्सट्रीम व्यूज़ लेते हैं। हमें पूरा माशरा जो है, हम लिव एंड लेट लिव पे यकीन नहीं रखते। हम ये नहीं कहते कि हमें आर्गूमेंट को सेटल करना चाहिए बाय डिबेट, नॉट बाय किलिंग ईच अदर। तो जब तक इस माशरे के अंदर इसका करिकुलम नहीं चेंज होगा, यहाँ तालीम नहीं आएगी, यहाँ लोगों के अंदर रोशन ख्याली नहीं आएगी, जब तक खुद अच्छे मुबाहिसे जो हैं वो मीडिया पे नहीं आएंगे, जब तक हम सियासतदान शुस्ता नहीं होंगे अपने लहजे में, जब तक हम अच्छे रोल मॉडल नहीं बनेंगे, माशरे के अंदर पोलराइजेशन बढ़ती रहेगी और उस पोलराइजेशन के नतीजे में एक्सट्रीम स्टेप्स लोग हैं। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि हम बहैसियत पूरे माशरा, जिसमें मीडिया भी शामिल है, हम पार्लियामेंटेरियंस भी शामिल हैं, ओपिनियन मेकर्स भी शामिल हैं, रोल मॉडल्स भी शामिल हैं, कि हम इस मुल्क की इस्लाह के लिए अपने किरदार में और बेहतरी लाएं कि हम इस मुल्क में अच्छा मेयार कायम कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, लेकिन ये यकीनन कराची वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक शहरग है पाकिस्तान की कराची, तो कराची की हालात में बेहतरी का मतलब है पूरे पाकिस्तान के लिए तरक्की का सफ़र आगे बढ़ना। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वील बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि बात करेंगे बर्दाश्त और गुस्से पे काबू रखने के हवाले से। अफरा तफरी का ज़माना है जी, चंद दिन दूर रह गया रमज़ान मुबारक और बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं। ग्रोसरीज भी करनी है, घर की भी सफाई करनी है, सहरी इफ्तार की जो पूरी रूटीन होगी उसका सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग प्रोफेशनल्स हैं उनको भी लग रहा है कि एक डेडलाइन आ रही है, क्योंकि मंडे के बाद पता नहीं नई रूटीन में किस तरह अपने आप को एडजस्ट कर पाएंगे। रोज़ा होगा तो काम गो स्लो हो जाएगा। तो इस तमाम चीज़ों की वजह से ये तमाम जो काम हमारे हैं इसकी वजह से लगता है कि टेम्पर बहुत इजीली हम लूज़ कर रहे हैं। क्या ये हमारा बहाना है या वैसे ही हमारे हालात इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी हो गई है कि ज़रा से ट्रिगर के बाद हम एकदम इरप्ट कर जाते हैं, एकदम एक्सप्लोड कर जाते हैं। किस तरह याद रखें, थोड़े दिन पहले ही अगर ट्रेनिंग शुरू कर दी जाए तो क्या बुराई है। ख़ास तौर पर जब रोज़े में हम ये अल्फाज सुनते हैं कि मेरे बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, मेरा रोज़ा है। इससे क्या मतलब होता है? क्या दूसरों ने अपने आप को काबू में रखना है या आपने अपने गुस्से को काबू में रखना है? इस पे बात करते हैं जी। आज हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद है जो इसको दीनी रो से भी इसका एक तरह से मुताला करेगा और हमें इंसाइट्स देगा, और साथ साथ हमारे नफ्सियाती पहलू भी इसमें उजागर होंगे कि क्यों हमें ऐसा लगता है कि दूसरे पे ब्लेम डाल दो कि भाई मुझे तो गुस्सा आता नहीं, वो तो मुझे गुस्सा दिलाया जाता है। इस बारे में बात करते हैं। आज सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं सैयदा दानिश अहमद। आप कंसल्टेंट है, यू आर ऑल्सो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं हम सबकी प्यारी फरहाना अवैस, शी इज़ एन इस्लामिक रिसर्च स्कॉलर। थैंक यू सो मच फरहाना आपा फॉर बीइंग हियर। सबसे पहला सवाल मेरे जहन में यही आता है, मुझे बताएं कि गुस्सा हम जब करते हैं तो अक्सर खुद ब्लेम नहीं लेते। हम कहते हैं कि सर्कमस्टांसेस ने, लोगों ने मुझे गुस्सा दिलाया। यहाँ से ज़रा अगर गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। ये हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये हैबिट है, ये हैबिट बन जाती है आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कि सामने वाले का कसूर है। और दिस इज़ अ ह्यूमन साइकी कि हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि ब्लेम के वे में होती है वो हम अपने ऊपर नहीं लेना चाहते। जिम्मेदारी खुद नहीं, जिम्मेदारी खुद। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है लाइक हमारा अनकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज थिंग विच कुड गिव पेन। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है तो कॉन्सिक्वेंसेस का जिम्मा हमारा। तो इसलिए हम अपने आप को, हम अपने सेल्फ स्टीम को बचाने के लिए, हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को सही रखने के लिए, अपने टेम्पो को, अपने मॉरल को ठीक रखने के लिए दूसरों पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ये सामने वाले का कसूर है, हमारा नहीं है। यानी कहीं ना कहीं फरहाना आप हम अपने आप को अच्छा तस्वुर करते हैं ना कि देखो मैं तो बड़ी खुश मिजाज हूँ, मेरे में सब्र भी बहुत है, या अगर दूसरे ज़रा अपने आप को ज़रा तमीज़ से रहें तो मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल सही कहा, ऐसे ही है क्योंकि हम कोई भी चीज़ अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। लेकिन एक बड़ी आम सी बात है और बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, और वो ये कि किसी भी सोसाइटी में इल्म और इबादत से खूबसूरती नहीं आती, अगरचे वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।
लेकिन खूबसूरती किस बात से आती है? हुस्न अखलाक से। हाँ, आप ठीक है, इल्म आपके पास हो, आपके पास इबादत हो, उनसे हम इनकार नहीं कर सकते। इबादत जो है वो भी आपके करेक्टर को डेवलप कर रही होती हैं, आपके लिए बड़ी बुनियादी अहमियत की हामिल होती हैं। लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं है। और अगर हम इसी की अहमियत को और आगे बढ़ाएं तो हज़रत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह ये कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आप फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स की इबादत बहुत कम हो लेकिन वो बहुत ज़्यादा अच्छे हुस्न अखलाक का मालिक हो तो उसके लिए जन्नत में जाना आसान होगा। तो गोया जो हमारा अच्छा रवैया है ना, ये हमारा लोगों से अच्छी तरह बिहेव करना, अपने आप को अच्छा रखना, चाहे छोटे हों, बड़े हों, जानने वाले हों या जानने वाले ना हों, लेकिन आपका रवैया अच्छा हो, प्लेजेंट हो, तो ये आपको जन्नत की तरफ लेके जा रहा होता है। राना भाई, एक सवाल मैं बड़ा मोहतात होकर आपसे करना चाहती हूँ कि देखें, इसमें हम अक्सर जब इखलाक वर्सेस इबादत की बात करते हैं, इबादतें भी इम्पॉर्टेंट हैं और बड़ी अच्छी बात अगर लोग खुसूसन रमज़ान के महीने में एटलीस्ट अपनी नमाज की पाबंदी करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो इबादत हमारे दिल को पुरसुकून करती है, हमें एक तरह से हमें पेशेंस हमारे अंदर उजागर करती है, पीस लेके आती है, उसकी पाबंदी और वो जो वक्त कि इस वक्त मैंने अदा करनी है, ये कई लोगों को झुंझलाहट उन पे तारी कर देती है। अगर आप अक्सर देखें तो ख़वातीन मर्द यही कहते नज़र आते हैं, मेरी नमाज का वक्त जा रहा है, अभी मुझे तंग नहीं करो, ये काम आपने ला के दे दिया। यानी हम वाई डू वी बिकम सो एजिटेटेड विद इट? अच्छा, फिर वही बात है कि ये भी अखलाक का एक हिस्सा है कि आप अपनी तरबियत कैसे कर रहे होते हैं। हाँ। देखिए, अखलाक जो है वो यही आपको सिखा रहा होता है ना कि हर काम को आपने अच्छी तरीके से अदा करना है। और फिर वो सब्र और बर्दाश्त की बात आ जाती है, किस चीज़ को सब्र के साथ आप लेके चलते हैं और किस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे होते हैं। यानी अगर आप अपना मुंह सुकेड़ के काम कर रहे हैं तो वो बर्दाश्त हो गई, और अगर आपने अच्छे तरीके से किसी चीज़ को लिया और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के प्यारे हबीब की रज़ा के लिए, तो वो सब्र के साथ हो गया। सब्र का सिला है, बर्दाश्त का सिला नहीं मिलेगा। तो अखलाक यही हमें सिखा रहा होता है कि अपनी तरबियत करो, और तरबियत के जो बहुत सारे तरीके हमें हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से मिलते हैं कि आपने सारे काम किए, चाहे आपके घर में बीवियों के हुकूक अदा करने की बात हो, बच्चों के साथ आपका रवैया हो, बच्चों के साथ खेलने के मामलात हो, इबादत थे। यानी जब आप कुफार आपके साथ रवैया अच्छा नहीं रखते थे, शुरू में जब जो आपके दिन थे जब प्रीचिंग हो रही थी इस्लाम की, तो बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। लेकिन इसमें एक और जो पहलू, जो नफ्सियाती पहलू आता है दानिश, उसमें बताइएगा कि हम जो कहते हैं कि गुस्से को बर्दाश्त करो या उसको सप्रेस करो, नफ्सियाती पहलू से तो जब आप उसको बर्दाश्त करते रहते फिर एक दिन ज्वालामुखी फटता है, वो अच्छा है या बर्दाश्त करने की कोई और बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है? बर्दाश्त बिल्कुल करना चाहिए। देखें, गुस्सा जो है ना, एंगर जो है वो नेचुरल होता है इंसान के अंदर, और ये हमारा सेल्फ डिफेंस है जो कि अल्लाह ने हमारे अंदर, दिस इज़ अ इमोशन, और ये इमोशन हमारा डिफेंस के लिए अल्लाह ने हमारे अंदर रखा है। लेकिन अगर ये इमोशन बढ़ जाए तो हमारे लिए प्रॉब्लम कॉज करेगा। तो गुस्से का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको इनएप्रोप्रिएट आउटपुट इसका होना वो गलत बात है। नहीं, ये तो फितरी अमल है ना, जहाँ आप खुशी महसूस करते हैं, गम महसूस करते हैं, गुस्सा भी आप महसूस करेंगे। कई लोग वैसे फरहाना भाई इस पर भी ये बात करना चाहेंगे, अच्छे इखलाक का ये मतलब समझते हैं कि जी इनको तो गुस्सा आता ही नहीं, ये बड़े ठंडे मिजाज के हैं। हालांकि अगर हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को भी देखें कि कई ऐसे मकामात आए जब आप बरहम हुए और आपका चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता था गुस्से से, लेकिन फिर सब्र का उसमें हमें क्या पहलू सीखने को मिलता है? आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन देखें आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उठा के देख लें, सीरत पाक का मुताला करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़ात के लिए कभी गुस्सा नहीं किया। सही। अगर गुस्सा आया तो कभी किसी दीन की बात पे, उसूली बात, कोई असूल की बात हुई, उस पर गुस्सा आया, लेकिन उस पर भी आपने इस तरह से इजहार नहीं किया कि बरमला कोई जुमला कह दिया या कोई ऐसी बात कह दी जिससे किसी का दिल दुख किया। क्योंकि आपने हमेशा एक बात को बहुत बार बार दोहराया कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, अपनी ज़ुबान को। हज़रत मुआज़ बिन जबल के साथ जो वाक़या है वो बड़ा मशहूर है कि जब उन्होंने आप सही की तरफ चल पड़ते हो, फिर ऐसे बेशुमार वाक़यात हैं जो लोगों ने आपके रवैये अख्तियार किए, लेकिन आपने उसका जवाब अच्छाई से दिया। जैसे कि वो बुढ़िया का वाक़या जिसमें वो कूड़ा फेंकती रही, तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया कि मेरे कपड़े गंदे हो गए या तुमने मुझे नापाक कर दिया, बल्कि आपने उस दिन, जिस दिन उसने कूड़ा नहीं फेंका, तो आपने जाकर पूछा कि आखिर क्या बात है, तो पता चला कि वो बीमार है। तो आपने अच्छे अखलाक की वजह से उसका दिल जीत लिया। ठीक है, मैंने आज कूड़ा नहीं फेंका, लेकिन उसकी तीमार रखी और उससे पूछा कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हें ला कर देता हूँ। तो अखलाक की बुनियाद पे फैला है। कहाँ पर रसूल करीम ने जो है वो तलवार उठाई के ऐसा रवैया आजकल लोगों के दिल, ये भी एक सवाल है, इस पर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे।
तो ये चाहता है कि बर्दाश्त करो, अच्छे अखलाक कम उसके चले जाते। ये तब्दीली कैसे आई है और इसका क्या हल हो सकता है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और चलें अब ऐसा करते हैं, ज़रा अब लोगों से भी पूछ लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी ले लेते हैं कि क्या गुस्से को बर्दाश्त करना आसान है या नहीं। अक्सर लोग कहते हैं ना कि जी ज़रा मुझे एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा, मैंने वो गुस्से में थी तो ऐसी बात कर दी। लेकिन जब अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि जब आप गुस्से की हालत में हो तभी तो अपने अल्फाज पे, अपनी ज़बान पे, अपने लफ्ज़ों के इंतखाब पे आपको ज़्यादा जोर देना चाहिए, उस पर काबू होना चाहिए। ये क्या बात हुई कि माफ़ी मांगते हुए आप या माजरत करते वक्त ये कहते हैं उस वक्त गुस्से में था ना, तो कोई बात नहीं, दरगुजर कर दीजिए। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कोई शख्स ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो उसकी बात भी सुनी जा रही है, उसकी बात में वजन भी है, और जो बर्दाश्त कर रहा है उसकी पीठ पीछे तो हो सकता है उसकी तारीफ हो, लेकिन आम तौर पे उसकी ज़रा हक तलफी भी होती है। तो फिर हम क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, और फिर उसके साथ साथ हम कैसे कह सकते हैं कि गुस्से को बर्दाश्त करना चाहिए। दानिश, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि इसमें ये लर्न रिस्पॉन्स बिहेवियर है। हाँ। और इसमें गुस्सा जो है, जो फितरी अमल है, हम जो गुस्सा कर रहे होते हैं इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। सही। अगर गुस्से को अंदर ही रखेंगे तो वो सप्रेस हो जाएगा और फिर वो ब्लास्ट होगा एंड इन दी एंड। तो कन्वर्सेशन किसी न किसी से करते रहें, किसी न किसी को कथारसिस करते रहें। कोई आपके फैमिली फ्रेंड हो या आपकी सिस्टर हो या ब्रदर हो या आपका कोई फ्रेंड हो, जिससे भी आप चाहें, जो आप एंगर की अगर कंडीशन में हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप किसी न किसी से शेयर ज़रूर करें एट द टाइम। अच्छा, मुझे बताएं कि अक्सर फरहाना आपा किसी से अगर कहना कि जी इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो हमारे पास हर तरह का टोटका मौजूद है। कोई कहेगा कि नारियल का पानी पिला दो, कोई कहेगा कि जी ऐसा करें, इनका नाम बदल दें, इनके नाम की वजह से शायद असर ऐसा पड़ रहा है, या फिर कोई अल्लाह ताला का इसमें मुबारक दे देगा कि इसका वेट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, गुस्सा दूर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक तरह से सप्रेशन मैकेनिज्म है, कोपिंग मैकेनिज्म है, आप इनको कैसे देखती हैं? देखिए, आज की जो साइंस है ना, जैसे डॉक्टर साहब अभी बता रही हैं, वो आज की साइंस ये कहती है कि जब ऐसी किसी इंसान की पोजीशन हो तो उसको चाहिए कि वो उसको चैनलाइज कर दे। यानी जो दीन जैसे हमें बताता है ना कि आप अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाएं, बैठे हुए हैं तो लेट जाएं, और ये लोग भी ये कहते हैं कि या तो आप पानी पी लें, बैठ जाएं, और जिस जगह खड़े हैं वहाँ से हट जाएं। दीन भी यही बात बताता है। इसको मैं 2-3 मिसालों से आपको बताती हूँ। दीन हमें चैनलाइज करने के लिए इस तरह से बताता है कि अगर आप गुस्से की हालत में हैं और आप खड़े हुए हैं तो आप बैठ जाएं। अब आप जिसको चैनलाइज कर रहे हैं, यानी जिस जगह पे खड़े थे उस जगह से आप हट गए। जब आप पोजीशन चेंज करते हैं तो आपके जहन में भी वो एक थोड़ी सी तब्दीली आती है कि आप खड़े में आप बैठ रहे हैं और ये सोच कर बैठ रहे हैं कि हाँ, मैंने अपने आप को कंट्रोल करना है। क्योंकि एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि जब कोई शख्स अपने गुस्से को कंट्रोल करता है तो अल्लाह उसकी ईमान की ताकत को बढ़ा देता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है। फिर आपने हमें क्या सिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो तुम वुज़ू कर लो, अगर तुम वुज़ू नहीं कर सकते तो तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लो, अगर तुम ये नहीं पढ़ सकते तो तुम दुरूद पाक थोड़ा सा पढ़ लो। अरब में आज भी ये रिवाज है कि अगर 2 लोग आपस में उलझ पड़े, लड़ाई कर रहे हो या तू मैं हो रही हो, तल्ख कलामी हो रही हो, तो तीसरा शख्स जो वहाँ से गुजरेगा वो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद कह के वहाँ से गुजर जाएगा। इसका मतलब ये होगा, भाई अपने दिल और दिमाग में सल्लल्लाहु अला मोहम्मद ले आओ और तुम एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो ये एक मैसेज कन्वे करना होता है कि ये पढ़ लो ताकि तुम्हारा गुस्सा जो है वो नीचे आ जाए। और ये हकीकत है कि जब आप सख्त गुस्से की हालत में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं या आप दुरूद पाक पढ़ते हैं तो आपका माइंड डाइवर्ट होता है उस एक्सट्रीम कंडीशन से जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं और इजहार कर रहे होते हैं। तो गोया आप अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं इस तरह से गुस्से पे। एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ़ फरमाते, एक शख्स आया और किसी बात पर उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया, बुरा भला कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तिजारत भी करते थे, ऐसा कोई मामला था शायद उस शख्स के साथ। आप चुप करके सुनते रहे थोड़ी देर तक, लेकिन जब हम मुसलसल बोले जा रहा था तो फिर एक पॉइंट पे आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने थोड़ा सा उसको जवाब देना शुरू किया कि भाई तुम वजाहत के तौर पे कि नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो जब उन्होंने जवाब देना शुरू किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से उठे और चल पड़े। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने आका को रोका और कहा कि इतनी देर से ये मुझे बुरा भला कह रहा था तो आप चुप बैठे हुए थे, अब मैंने जवाब देना शुरू किया तो आप जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि जितनी देर तुम चुप थे तुम्हारी तरफ से अल्लाह ने एक फरिश्ता खड़ा किया हुआ था, वो इसको जवाब दे रहा था, लेकिन अब जबकि तुमने जवाब देना शुरू किया वो फरिश्ता वहाँ से हट गया और उसकी जगह शैतान आ गया और मैं शैतान के साथ नहीं बैठ सकता। तो गोया जब आप किसी को जवाब नहीं देते ना गुस्से की हालत में, तो आप अपनी ईमान की ताकत बढ़ा रहे होते हैं
और आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर रहे होते हैं। इसी तरह हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक दफ़ा बड़ा गुस्सा आ गया, वो वैसे बड़ी जलाली थे जी। तो जब बहुत शदीद गुस्से की हालत में थे, उन्होंने पानी का गिलास उठाया और नाक पे छींटे मारने शुरू कर दिए। तो किसी ने पूछा ये आप क्या कर रहे हैं, तो आपने फरमाया कि ये शैतानी अमल है और शैतान जो है वो बड़ा इस वक्त कर रहा होता है इंसान को प्रोवोक कि हाँ भी इजहार करो, तो मैं उसको ख़त्म कर रहा हूँ उस गुस्से को, क्योंकि गुस्से का ताल्लुक आग से है और आग जो है ना वो बेचैन और बेकरार चीज़ होती है कि इंसान को मुतहरिक कर देती है। हालांकि इंसान मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी का काम जो होता है वो पुरसुकून रहना होता है, वो आराम और सुकून के साथ रहती है। तो आपने फरमाया कि मैं उस आग को बुझा रहा हूँ, मैं पानी डाल रहा हूँ। तो यही बात हमें हमारे आका ने फरमाया वुजू कर लो। वुजू का क्या मतलब है, तुम्हारा जो गुस्सा दिमाग पे चढ़ा हुआ है पानी के छींटे मारने से वो डाउन हो जाएगा, तुम डाइवर्ट हो जाओगे उस कंडीशन से। मुझे ये बताएं कि अक्सर हम उर्दू में जब ये इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं या बात करते हैं तो हम कहते हैं गम और गुस्सा, क्या ये दोनों यानी इमोशंस मिलते जुलते हैं? गम की वजह से क्या गुस्सा भी आता है या गुस्से की हालत में कहीं ना कहीं कोई तकलीफ कोई पेन भी होता है हमें? देखिए ये मिले भी इस तरह से हम कह सकते हैं कि गम हमें उस चीज़ का होता है कि अगर हमने कोई एफर्ट की और हम उसमें उस कामयाबी तक नहीं पहुंचे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि हमारी मेहनत पूरी थी, ठीक है, या हमने कोई जिंदगी में और ऐसा अच्छा काम किया जिसमें हमें तवक्कुआत अच्छी थी लेकिन वो हम उस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। जब आप खुद सही रास्ते पर हों और सच्चाई के रास्ते पर हों, गम होता है फिर आपको उस बात का। और ये गम जो है ये गुस्से से इस तरह रिलेट करता है कि अब वो गम का इजहार नहीं इंसान कर पा रहा, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस गम का इजहार इस तरह से करता है कि सामने कोई और शख्स आ गया, गम किसी और शख्स की वजह से था, लेकिन लड़ाई आपका मूड अच्छा हो गई तो आपने उसका इजहार किसी और के साथ कर दिया। तो गम को गुस्से के साथ इस तरह से तो रिलेट किया जा सकता है क्योंकि नफ्सियाती पहलू आपका भी कमेंट लूंगी। क्या हम बतौर इंसान हम अपने बारे में इतनी आगाही नहीं रखते तो हम अपने इमोशंस को आपस में गड़बड़ा देते हैं? गुस्सा और गम यानी जिसको अगर आप इंग्लिश में भी बोलें तो ग्रीफ और जो आपका एंगर है क्या वो इंटरचेंज हो जाता है? इंटरचेंज ऑफ कोर्स होता है क्योंकि ये जो गम है ये फ्रस्ट्रेशन कॉज करता है। सही कि कोई गम है, कोई हेल्पलेस फील करते हैं, फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन की एक एनर्जी होती है, अब वो फ्रस्ट्रेशन जब एनर्जी में बाहर आता है सामने तो वो एंगर बनकर सामने आता है। तो यानी किसी और चीज़ पे आपका बस नहीं चल रहा, आप बेबस महसूस कर रहे हैं अपने गम की वजह से, किसी नाकामी की वजह से, तो वो कुछ नहीं हुआ तो एक गिलास ही तोड़ दिया गुस्से में। तो ये वो तरीका है जिसमें इंसान अपने एक छोटे से अमल से, चाहे वो चीख कर, रो कर, किसी को मार कर, कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करके आप एक तरह से अपनी पावर वापस ले रहे होते हैं। लेकिन पावर वापस लेने के और भी तरीके, और कभी कभार जैसे कहा जाता है द रियल स्ट्रेंथ लाइज इन साइलेंस, खामोशी सबसे बड़ा आपका हथियार बन सकती है, आपकी ताकत बन सकती है। इस पर जरा गौर कीजिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इंसान वैसे तो दुनिया भर की खबर रखता है, हम कहते हैं बड़े नॉलेजेबल हैं, बड़ी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, लेकिन अपने इमोशंस का हमें अक्सर पता नहीं होता। हम गुस्से की हालत में हैं, गम की हालत में हैं, क्या किसी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हमारा जहन, तभी हम अपने आप को इतना झुंझलाया हुआ महसूस करते हैं कि जगह जगह पे हमारा गुस्सा निकल रहा है, नामुनासिब हम अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि ज़िंदगी किसी एक शोबे से आपको तकलीफ है या वहाँ का गुस्सा है, लेकिन आपका जो आउटलेट है वो आपके ज़िंदगी के बाकी शोबों को मुतासर करने लगता है। मिसाल के तौर पे जी काम पे गुस्सा है लेकिन वो घर वालों पे आके उतर रहा है, या घर की किसी सिचुएशन पे गुस्सा है, वहाँ हेल्पलेस फील कर रहे हैं और काम भी इससे इफेक्ट होता है। दानिश, उन लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे जो समझते हैं कि जहाँ का एक्चुअली गुस्सा है वहाँ हम बेबस हैं, या तो वालिदैन हैं या कोई अथॉरिटी फिगर है, बॉस है, तो उसको हम कुछ नहीं कह पाते, और लोग अगर कहें, लोग यानी आपको यही मशवरा दे रहे होते बर्दाश्त करो, और बर्दाश्त का मादा खत्म हो गया, फिर क्या किया जाए? वो भी डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें बस ये है कि आप उनको, जिसको गुस्सा आ रहा हो ना, साइकोलॉजी ये कहती है कि आप उसके सामने कभी ना खड़े हों, हाँ। उसके सामने ना रहें, क्योंकि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी डिस्चार्ज हो रही है वो आप एब्जॉर्ब कर लेगी, हाँ। आपकी बॉडी, तो आपका भी मूड स्विच हो सकता है। अच्छा, ये आपने बड़ी अहम बात की फरहाना पा। अक्सर लोग कहते थे अब जैसे खातून खाना गुस्से में है, उसने तो सबसे इंटरेक्ट भी करना है, उसने वही गुस्से में जाके किचन में बावर्ची खाने में खाना भी बनाना है, और उस खाने में भी अगर गुस्से की एनर्जी आ गई तो सारों को मिल रही है वो खुराक, सबका मुंह जल जाएगा।
कभी नमक ज्यादा, कभी मिर्च ज्यादा, वैसे गुस्से में मिर्च ही ज्यादा पड़ेंगे या जल जाएगा कुछ। लेकिन क्या ये वाकई है? तभी हम कहते हैं कि बावर्ची खाने में काम शुरू करने से पहले भी आप बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपने आप को थोड़ा अच्छे मूड में काम डाउन करके जाएं। देखिए बिस्मिल्लाह की या दीन की जब बात करते हैं तो मोमिन का तो हर काम उसकी इबादत है। औरत जो घर में खाना बना रही है अपने शौहर के लिए या अपने बच्चों के लिए, वो भी इबादत है बेशक। और घर के वो जितने काम कर रही है वो सब इबादत है। बल्कि इससे मुझे याद आया कि खातून ने एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हम लोग जो हैं औरतें इबादत में इतनी पीछे रह जाते हैं, मर्द जो हैं वो जिहाद पे भी चले जाते हैं, हम जिहाद जैसी इतनी बड़ी नेमत है, इसके इतने सवाब हैं, उससे हम महरूम हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया था कि तुम लोग घर में जो काम काज करती हो और जो बच्चों को संभालती हो, तो इसमें जब तुम लोग पुरखुलूस होकर काम करती हो अल्लाह की रज़ा के लिए, तो उसमें तुम्हें जिहाद का ही सवाब मिलता है। तो ये औरतों को अपने जहन में रखना चाहिए कि घर के काम करना कोई छोटी बात नहीं है, वो जिहाद का सवाब है। तो इसलिए वो बहुत खुलूस के साथ, ईमानदारी के साथ उस काम को करें। कुछ लोग जो बच्चों की तरबियत सिस्टम में रहते हैं वो कहते हैं कि किसी जंग से कम नहीं है, तो उनको वो वाला फ्लेवर भी मिल रहा है। उनको जंग में ना जिहाद का सवाब साथ लेके चलना चाहिए। जंग तो है लेकिन मुसलसल जंग है जी। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सिद्रा, मैं कामरान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद। जी कामरान, क्या कहेंगे? जी सिद्रा, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा कि मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मुझे एक्सट्रीमिज्म से बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है तो मैं अपने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ, मतलब अपने कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो जाता हूँ। और सबसे बड़ा मसला ये है कि किसी का गुस्सा जो है वो किसी पे उतर जाता है। सही। अच्छा मुझे कामरान, अगर आप माइंड ना करें तो आपकी एज क्या है? जी मेरी एज है 23। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान कॉल करने का। तानिश, एक और एंगल मैं इसमें लाना चाह रही थी कि क्या जैसे कहते हैं कि हम हार्मोनल या बॉडी चेंजेस आपकी एडोलेसेंस में आ रही है, टीनेजर्स को बायोलॉजिकली प्रूवन है कि उनको नींद ज़्यादा आएगी, उनको भूख ज़्यादा लगेगी, और क्योंकि बॉडी में हार्मोन चेंज हो रहे हैं तो क्या इसकी वजह से गुस्सा भी ज़्यादा आता है? एग्जैक्टली ये मूड्स के ऊपर अफेक्ट करता है, इमोशंस पे अफेक्ट करता है। हाँ। जो प्यूबर्टी पीरियड होता है या जो, तो इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से गुस्सा भी आता है, एंग्जाइटी भी आती है, वो गम और रंज का जो आपने जिक्र किया वो भी आता है, और मल्टीपल कंप्लेंट्स आती हैं नफ्सियाती लेवल पे भी। तो वो कहा जाता है कि कल तो 1-2 दिन पहले तो बहुत अदब से बात कर रही थी, बड़ी अच्छी फर्माबरदार बच्ची थी, और आज जो है वो तो सवाल का जवाब भी नहीं दे, सलाम का जवाब भी नहीं दे रही है। तो इस तरह के जो मूड स्विंग्स हैं तो वो इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा, अब तो आज के ज़माने में बड़ा सेक्सिस्ट कमेंट समझा जाता है, लेकिन आमतौर पे दैट टाइम ऑफ द मंथ खवातीन को भी कह दिया जाता है कि भाई अभी आप ज़रा गुस्से में शायद इस वजह से हैं क्योंकि इट्स दैट टाइम ऑफ द मंथ। क्या उसका भी यानी हमारी बायोलॉजिकल साइकिल्स का भी हमारे मूड्स पे असर पड़ता है? एग्जैक्टली पड़ता है असर, लेकिन ये हम ही हैं कि जो हम चीज़ों को कंट्रोल भी कर सकते हैं। हर चीज़ का पड़ता है, वेदर का पड़ता है। यानी कि गर्मियों में पाकिस्तान में, हमारी एशियन कंट्रीज़ में गर्मियों में कितना लोग एग्रेसिव हो जाते हैं रोड्स पे। रमजान में नज़ारे देखेंगे तो जैसे असर का वक्त आता जाएगा तो थ्रू आउट द डे ही गुस्सा देखने में आता है रोड्स पे और वेस्ट जनरली। तो ये हम ही हैं जो हम चूज करें व्हाट टू चूज। यानी अगर हम अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशंस दें, तो यानी पॉजिटिव सजेशंस दें कि आई चूज टू रिमेन काम, आई चूज टू रिमेन कूल, तो वो गुस्से में उस वक्त हम अपने आप को रिमाइंड करवा सकते हैं। सही, रिवाइंड करवा सकते हैं। यानी आपकी ये बहुत अहम बात मुझे ये समझ आई कि नेचुरल एक अमल है, फितरी अमल है कि ठीक है आपके हार्मोन्स में चेंज आएगा, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पड़ाव, चाहे ख़वातीन की अगर बात की जाए तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी बॉडीज़ में चेंज आ रहे हैं, पोस्ट उसके बाद बहुत बॉडी थकी हुई भी है और जाहिर सी बात है बच्चों की देखभाल वो कर रही हैं, तो गुस्सा आना और ज़्यादा गुस्सा आना हो सकता है बायोलॉजिकल कंडीशन है, लेकिन फिर माइंड ओवर मैटर, आपका जहन चाहे तो इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिर बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे हमारे आज के टॉपिक के बारे में? पहले तो ये कि आपका प्रोग्राम एक तो बहुत अच्छा है और आपकी टीम जो मेहनत करती है वो स्क्रीन पे नजर आती है। थैंक यू सो मच। और मेरा सवाल ये बात शेयर करनी थी कि गुस्से के मैं बहुत ज़्यादा हॉट टेम्पर्ड हूँ अपनी ज़िंदगी में, और मैंने गुस्से की वजह से अपने बहुत से मतलब मामलात मेरे ख़राब हुए और मेरे बहुत से रिश्ते मतलब जो है छूट गए जो अब नहीं है। तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि अगर थोड़ा सा पेशेंस से या थोड़ा सा मामला जो है मैं उसको एक्शन नहीं करता जिस तरह मैंने गुस्से में किया, तो आज जो लॉस मैं फेस कर रहा हूँ वो नहीं होते मेरी लाइफ। एक तरह से पछतावा आपकी जिंदगी में फिर लेटर ऑन आता है, आप उस वाकये को रिविजिट करते हो, कहते हैं शायद मेरा रिएक्शन बहुत एक्सट्रीम था, राइट?
बिल्कुल यही है। और मैं मतलब इस चीज से मैं बहुत अपनी जिंदगी में रिपेंटेंट हूँ कि ये अभी भी ये आदत मेरे अंदर है। और मगर ये मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, जो भी हैं, वो अगर वक्ती तौर पे अपने गुस्से को काबू कर लें तो वो बहुत सारे लॉस से और एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। और वाकई जो रिश्तों का तकद्दुस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फरहाना आपा, आखिरी सवाल आप ही से करना चाहूंगी कि जैसे दीन हमारी रहनुमाई करता है कि अपने वालिदैन को उफ भी ना करो, लेकिन अभी जैसे बात हो रही थी बुढ़ापे में, बुजुर्गी में चिड़चिड़ापन कुछ लोगों का ज़्यादा पड़ जाता है, हेल्थ कंडीशंस भी होती हैं और घर वालों को ऐसा लगता है कि जी हमें बस एक लैंड माइन में से गुजरना है, कहीं से भी कोई एक्सप्लोजन हो सकता है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जाए? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर साहबा ने बात की कि हमें गुस्से को किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, उसमें थोड़ा सा एक ऐड कर दूं बात, फिर मैं जवाब की तरफ आती हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि बच्चे की तरबियत करते वक्त उसके जो 3 फेजेस होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, उनको पेरेंट्स ध्यान में रखें कि जो उसके इब्तदाई 7 साल हैं उसको बादशाहों की तरह ट्रीट करें। सही। उसके बाद के जो 7 साल हैं उसे ग़ुलामों की तरह ट्रीट करें। अब और जो उसके बाद के 7 साल हैं फिर वो वज़ीरों की तरह ट्रीट करें। सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड जो होता है ना बच्चों की तरबियत का, वो 7 साल यानी फिर 8 साल से 14 साल की उम्र आगे के जो 7 साल हैं उस वक्त तक होता है। और उसमें ग़ुलामों की तरह ट्रीट करने के लिए आपने इसलिए फरमाया कि अगर आपने उस वक्त सख्ती से उसके तमाम आदात को कंट्रोल करके सही रास्ते पर नहीं आप लेकर गए तो वो आपको एक अच्छा वज़ीर नहीं मिलेगा। सही। क्योंकि वही बच्चे आपके फिर वज़ीर बन जाएंगे, वो आपके साथ चलेंगे, वो आपके दोस्त बन जाएंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ पेरेंट्स को खुद नहीं पता कि करना क्या है। आप बिलीव करें, मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को देखा, उन्हें बच्चों की तरबियत नहीं आती, उन्हें ये नहीं पता कि बच्चों को किस रवैये पे किस तरह से टैकल करना है। सही। और वो हर बात पे जब बच्चा गुस्सा करता है तो कहते हैं अच्छा अच्छा बेटा ठीक है तुम ऐसे नहीं करो, हम तुम्हें इसके बदले ये दे देंगे ना। या फिर छोटी सी बात पे इतनी सख्ती करते हैं या तो बहुत सख्ती करेंगे, बात ही नहीं करता, या लालच की इतनी बड़ी चीज उसके सामने रख देंगे कि वो एकदम से ठंडा हो जाएगा और वो लालच उसके जहन में बैठ जाएगी कि अब तो मैंने हर गुस्से के बाद अपनी एक डिमांड जो है ना वो पेश करनी है और मेरी इस तरह पूरी हो जाएगी। सही। बच्चों को तरबियत करने से पहले या जिस वक्त आप वालिदैन बनते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप दीन का थोड़ा सा मुतालिया कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के साथ कैसा रवैया रखा, बच्चों की तरबियत किस तरह से फरमाई। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, यानी मोहब्बत और शफ़क़त अपनी जगह, सीरत के 2 चैप्टर पढ़ लें, साथ साथ थोड़ा थोड़ा आपने उनको कंट्रोल भी करना है। बच्चों के इतने वाक़यात हैं वो पढ़ लें कि आपने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से फरमाई। आपको कहीं जाने की, इवन किसी माजरत के साथ किसी साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया फरहाना, दानिश फॉर बीइंग हियर। बहुत वसी सब्जेक्ट है और इसको हमने बड़ा डिटेल में रमज़ान के महीने में भी रिव्यू करना है, क्योंकि उस वक्त इन रिमाइंडर्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ख़ास तौर पर उस वक्त जब आपका और मेरा साथ होगा, यानी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक, जब सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में रोज़ा आपको टेस्ट कर रहा होगा। तो हमारे साथ रहिएगा, बिकॉज इसी तरह की अच्छी गुफ्तगू अपने उलमा से भी हम रहनुमाई ले रहे होंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ सेगमेंट्स भी होंगे, खुसूसी दुआएँ भी होंगी, नात और इसके अलावा तशरीह के साथ कुरानी आयात का भी मुताला करेंगे। तो तब तक के लिए, यानी अब तो चंद ही रोज़ रह गए हैं, हमें इजाज़त दीजिए। ये 2 प्रोग्राम्स हम आज पाकिस्तान के करेंगे और रमज़ान मुबारक के महीने में आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।